गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ टेंस से संबंधित बताने के लिए। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का चारों बेटा के बारे में पढ़ लिए हैं, उसका तुम लोग अनुवाद भी बना लिए हो। पास्ट टेंस का चारों बेटा के बारे में पढ़ लिए हो और उसका अनुवाद भी बना लिए हो। अब लास्ट जो टेंस का छोटा बेटा है फ्यूचर टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस को भी चार बेटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख दिए हैं टेंस का ये है तीसरा बेटा है जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। इसका डिफिनेशन हम लिख दिए, इस टेंस से भविष्य में होने वाले काम है ना, होने वाले कामों कर देते हैं, कामों या कार्यों का बोध होता है। जैसे मैं जाऊंगा, सीता पढ़ती रहेगी, राम पढ़ चुकेगा, वह सुबह से खेलती हुई रहेगी। इसमें चार तरह का सेंटेंस हम लिखे हैं। चारों जो है ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का है और फ्यूचर टेंस में भी चार। अब ये चारों का जो है हम एग्जांपल दे दिए हैं जिसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे। अब सबसे पहले इसके बाद है पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये लगा रहता है। कोई भी सेंटेंस रहेगा यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी है उसको आंख मूंद के समझ लेना कि ये फ्यूचर टेंस का है। अब उसके बाद भी है कि केवल गा, गे, गी है, जैसे मैं जाऊंगा तो इसको हो गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं जाता रहूंगा कंटिन्यूटी बताएगा तो फ्यूचर इम्परफेक्ट। वह जा चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट। और वह सुबह से पढ़ती हुई रहेगी तो हुई रहेगी रहेगा तो इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से इसके बारे में फ्यूचर टेंस का बड़ा बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। लिख लिए हो? अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट का के बारे में बता रहे हैं। देख लो टेंस का तीसरा बेटा फ्यूचर टेंस, उसके बारे में हम लिखा दिए। अब वो फ्यूचर टेंस का पहला बेटा जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, etc लगा रहता है। जैसे एग्जांपल दे दिए, मैं पढ़ूंगा, सीता खेलेगी। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम है फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर्स यानी कि आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब लिखा जाता है यानी कि V1। फ्यूचर टेंस पहला बेटा V1। और उसी तरह जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, हम लोग ये क्रिकेट खेलेंगे तो आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, मेन वर्ब V1 लिख दिया और ए बुक। उसी तरह हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, बी के साथ शैल का प्रयोग, प्ले क्रिकेट यानी कि इसमें V1 का प्रयोग करना। तो सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर्स है यू और थर्ड पर्सन के दोनों नंबर्स जिसमें ही, सी, इट, नेम, बॉयज सब के साथ हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब को लिख देते हैं यानी कि V1 को लिख देते हैं।
जैसे राम एक पत्र लिखेगा तो राम विल राइट ए लेटर, ये है राम जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। अब है वे लोग, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। तो वे लोग दे हुआ विल, हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग। अब भी वो लगता है गो टू मार्केट, लिख लिया। अब मैं तुम लोगों को एक टेबल के सहारे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग टेबल से अच्छी तरह समझ जाओगे, क्योंकि उसमें नंबर्स भी रहता है, पर्सन भी रहता है और किसके साथ क्या क्या उपयोग करना है। देख लो यहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का शॉर्ट टेबल ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट विच हेल्प, जो मदद करता है द स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को टू ट्रांसलेट, अनुवाद करने में फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। यह बहुत जरूरी है। इससे विद्यार्थी जो है टेंस के बारे में, नंबर के बारे में, पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, सारा चीज जान जाता है। हम बता दिए हैं, फिर भी हम रिवाइज बार बार करा रहे हैं। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में एक व्यक्ति वस्तु रहता है, प्लूरल नंबर में एक से अधिक व्यक्ति वस्तु रहता है। अब पर्सन जो है तीन तरह के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, बोलने वाले को। जैसे आई और बी, आई को जो है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में और बी को जो है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में लिखा जाता है। सेकंड पर्सन बोलने वाले को, इसको यू, इस यू का मतलब तुम और आप, केवल एक पर्सन, इसको हम सिंगुलर नंबर में रखते हैं। और यहाँ पर जो है यू, दरअसल पहले होता था ट्यू, THOU, ट्यू मतलब होता था तुम लोग आप लोग, लेकिन वो समाप्त हो गया, अब यहाँ भी यू ही लगता है। तो इस यू का मतलब हो गया तुम लोग और आप लोग। और उसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, नेम, एक आदमी का नाम, एक जानवर का, एक पक्षी का जो हो, सब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे, बॉयज, गर्ल्स, राम और श्याम, मतलब प्लूरल यदि है तो वो आता है। उसके बाद जो है नियम के अनुसार, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का जो अनुवाद बनाने का नियम है उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं। अब जैसे मैं एक रोटी खाऊंगा तो आई हो गया सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद सैड हो गया हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, उसके बाद मेन वर्ब ईट हो गया, इसका भी वन लगता है और रोटी का ये ब्रेड कर दिए, यानी कि आई सैड ईट ए ब्रेड। अब यहाँ पर है हम लोग रोटी खाएंगे तो सब्जेक्ट हो गया बी, उसके साथ सैड का प्रयोग, ईट ए ब्रेड। यहाँ एक नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ एक देना है, क्योंकि इसको रोटी को सिंगुलर और प्लूरल बनाया है। दरअसल में रोटी का प्लूरल नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर में ही लिखाता है। यदि उसको प्लूरल बनाना है तो ए पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन ये चलता है, वो आगे बहुत ज्यादा जानकारी होगा तो उसके बाद बता देंगे। अब ये सेकेंड पर्सन है, यू है, तो यू के साथ विल का प्रयोग, मेन V1, उसके बाद ए ब्रेड। उसी तरह यहाँ यू विल ईट ए ब्रेड। अब थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही विल ईट ए ब्रेड, वह एक रोटी खाएगा, ये ही सब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद द बॉय सब होता है दे विल ईट ए ब्रेड। इतना तक हो गया। ये जो है तुम लोगों को अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में बहुत सहयोग करेगा। और इसमें एक नियम और है जो और किसी टेंस में, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में नहीं है, दो लाइन में उसको भी हम लिखा देते हैं। देख लो यहाँ स्पेशल रूल्स लिखा दिए हैं, ये स्पेशल रूल्स कहलाता है।
यदि फ्यूचर टेंस की हिंदी वाक्य में अवश्य लगा रहता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल के जगह विल का प्रयोग कर देते हैं और विल के जगह पर शैल का प्रयोग कर देते हैं। सर्टेनली लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा का होता है आई शैल रीड, यहाँ अवश्य आ गया तो शैल के जगह पर विल कर दिए, आई विल रीड हो गया, मैं अवश्य का बोध हो गया। सीता अवश्य खेलेगी, सीता के साथ ऐसे जेंडर विल का प्रयोग होता है, लेकिन अवश्य आ गया तो शैल कर दिए तो अवश्य आ गया, सीता शैल ले, मतलब सीता अवश्य खेलेगी। अब इस समय जो है ना आई शैल, सर्टेनली, प्ले, रीड ये सब देना जरूरी नहीं है। It is not necessary to write certainly to denote अवश्य, to denote अवश्य in future tense if we will change the helping verb from shall into will and will into shall, the sentence is read, वह अवश्य पढ़ेगा। तो he shall read हम लोग समझ जाते हैं दिस इज द स्पेशल रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस है। अब उसके बाद तुम लोग जो है सेंटेंस मतलब 4 तरह का तो जरूर बनाना है। एक अफर्मेटिव रहेगा, अफर्मेटिव में केवल आई शैल रीड दे देना है। नेगेटिव रहेगा तो उसमें आई शैल नॉट दे देना है। अब इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, बता दिए हम। एक का जवाब केवल यस और नो में देते हैं, उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को आगे लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिख देंगे। और उसके बाद एक दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका जवाब हम लोग केवल यस और नो में नहीं दे सकते हैं, उसको वैसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमको कम से कम 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में देना ही होगा। जैसे व्हाट शैल आई रीड, मैं क्या पढ़ूंगा, तो इसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब है। इसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शैल और विल का प्रयोग करना है, प्लस V1 लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। थैंक यू। आज थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए विशेष दूसरे दिन। थैंक यू।